हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस शॉर्ट नोट्स। इन शॉर्ट नोट्स की आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी और ये शॉर्ट नोट्स भी आपसे शेयर किए जाएंगे। तो सबसे पहले है लेक्चर नंबर 23, इसमें है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में कुछ फर्क है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। लोग समझते हैं कि दोनों सेम है। सो पहला डिफरेंस ये है कि मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन से भी पहले। जो प्रोडक्शन का डिसीजन होता है उससे भी पहले से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, जबकि सेलिंग स्टार्ट होती है जब प्रोडक्शन डिसीजन होता है उसके बाद। मार्केटिंग पूरा का पूरा एक सिस्टम है, जबकि सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी शामिल होती है, जबकि सेलिंग सिर्फ एक हिस्सा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जबकि सेलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को मेनली दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट वो होती है जो कंज्यूम्ड हो जाती है जब कुछ बार उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे कि टी है, सोप है, टूथपेस्ट है, शेविंग क्रीम है, कुकिंग ऑयल है। सो ये तमाम चीज़ें कंज्यूमर प्रोडक्ट होती हैं जो कि कंज्यूम हो जाती हैं कुछ इस्तेमाल के बाद, और ये प्रोडक्ट्स घरों में इस्तेमाल होती है नॉर्मली। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, केमिकल्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, और ज़्यादा तौर पर इनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है या फिर कोई और प्रोफेशनल वर्क के लिए। उसके बाद है फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है कि डेवलप किया जाता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है कस्टमर के साथ। सो इसमें सिर्फ वन टाइम ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ऊपर फोकस होता है। जबकि ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग जो होती है, इसके अंदर क्या होता है कि फोकस होता है क्विक सेल के ऊपर, और इसमें कोई फोकस नहीं होता, कोई खास फोकस नहीं होता लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर। उसके बाद है फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम। सो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है और इंटरनल मार्केटिंग एनवायरमेंटल फैक्टर है। सो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आउटसाइड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के और सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आउटसाइड होने की वजह से, बाहर होने की वजह से ये बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। कोई भी मार्केटिंग फर्म इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, और इसके अंदर शामिल इकोनॉमिक फोर्सेस, इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई भी फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती। डेमोग्राफिक फोर्सेस है, इनके पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती कोई फर्म। कल्चरल फोर्सेस है, कल्चर को भी चेंज नहीं कर सकती कोई फर्म। और पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस हैं, जिनके जो गवर्नमेंट है और जो कानून है वो। और इसके अलावा कंपटीशन, कॉम्पिटिटर, नए से नया कॉम्पिटिटर भी आ सकता है, पुराना कॉम्पिटिटर आ सकता है। और नेचुरल फोर्सेस है, कुदरती तौर पे कुछ भी होता है, मौसम में तब्दीली आती है। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद है फिर मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर कौन होता है? जो प्लान करता है तमाम एक्टिविटीज़ मार्केटिंग की और फिर उनको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करता है। सो रोल है कुछ मार्केटिंग मैनेजर के। पहला ये कि वो आइडेंटिफाई करता है कि अनसेटिस्फाई जो नीड है कस्टमर की, वो कौन सी ऐसी नीड है जो पूरी नहीं है, जो अनसेटिस्फाइड नीड है कस्टमर की, मार्केट की। और उसके बाद है फिर डिज़ाइन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करता है। और उसके बाद है फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट। और फिर प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग में क्या होता है कि प्राइस सेट की जाती है प्रोडक्ट की। और फिर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इस्तेमाल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। और कम्युनिकेशन की जाती है कस्टमर से, कस्टमर्स को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोशन की जाती है। और मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च की जाती है प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में। और अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सो ये काम भी मार्केटिंग मैनेजर का होता है कि अगर कोई जगह खाली है स्टाफ की किसी की, तो उसकी अपॉइंटमेंट की जाए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। सो उसके बाद फिर मार्केटिंग प्लान। सो मार्केटिंग प्लान क्या है? एक प्लान होता है मार्केटिंग फ्यूचर के लिए। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ हिस्से हैं। और पहला है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है, ये पूरे प्लान की, तमाम प्लान की एक समरी होती है शॉर्ट फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा करंट मार्केट सिचुएशन है, यानी कि करंट सर्कमस्टेंसेस क्या है, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, कल्चरल चेंज है। और उसके बाद है फिर अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, यानी कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद है फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि कौन कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, जैसे कि सेल्स इंक्रीजिंग है, इमेज बिल्डिंग है। सो ये, और इसके अलावा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, जो कि एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट होता है। और उसके बाद है फिर कंट्रोल। सो कैसे हम जो है वो कंट्रोल करेंगे तमाम मार्केटिंग एक्टिविटीज को। तो ये हुआ लेसन नंबर 23 कंप्लीट। यहाँ पर नाउ द लेक्चर नंबर 24, जिसके अंदर सबसे पहले है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? कॉम्बिनेशन है 4 पीस का। 4 पीस क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अब एक एक करके देखते हैं प्रोडक्ट क्या है।
सो प्रोडक्ट से मुराद होता है वो चीज़ जिसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि पंखा है उसके कुछ सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल के कुछ सर्टेन फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, सो इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। और प्रोडक्ट ऐसी चीज़ होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए। उसके बाद है फिर प्राइस। प्राइस का क्या मतलब है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली वैल्यू द प्रोडक्ट, जो वैल्यू है, जैसे कि टॉफ़ी की प्राइस 5 रुपये है तो वो उसकी एक तरह से वैल्यू है। और उसके बाद है फिर प्लेस। प्लेस क्या है, प्लेस का मतलब ये कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, या फिर प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और उसके बाद है फिर प्रमोशन। सो प्रमोशन के अंदर प्रमोशन का को जो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, और उसकी टेक्निक्स हैं जैसे कि एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो होती है एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है। एडवर्टाइजिंग के लिए पेड करना पड़ता है, फ्री में नहीं होती नॉर्मली एडवर्टाइजिंग, ये पेड ही होती है। और इसके अंदर प्रमोट किया जाता है गुड्स को भी, सर्विस को भी, और आइडियाज़ को भी पोटेंशियल कस्टमर तक। जो पोटेंशियल कस्टमर तक है, अगर उन तक एडवर्टाइजिंग ना पहुंचे तो फिर एडवर्टाइजिंग का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन, यानी कि डेवलपमेंट की जाती है डायरेक्ट लिंक जनरल पब्लिक के साथ। उसके बाद है फिर मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में क्या होता है कि पूरी की पूरी मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, हिस्सों में तोड़ लिया जाता है। सो हेट्रोजीनियस मार्केट को कन्वर्ट किया जाता है होमोजीनियस कंपोनेंट में, और कुछ बुनियादों के ऊपर तोड़ा जाता है, जैसे कि ज्योग्राफिक बेसिस के ऊपर, ज्योग्राफियाई बुनियाद के ऊपर, डेमोग्राफिक बेसिस के ऊपर, पॉपुलेशन की बेस के ऊपर, और साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक का मतलब ये होता है कि पर्सनैलिटी, वैल्यूज, ओपिनियन, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल वगैरह। उसके बाद फिर मार्केट टारगेटिंग, यानी कि कौन जो है वो कस्टमर होगा ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट करना दूसरों से कुछ फीचर्स की बुनियाद पे। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कंपटीशन से बचा जाए। जैसे कि एप्पल का आईफोन है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बाकी स्मार्टफोन से डिफरेंट है, तो ये भी एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, और इसी वजह से एप्पल वाले कंपटीशन से बचे हुए हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 24। नाउ द लेक्चर नंबर 25, जिसके अंदर सबसे पहले है मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च जो है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, यानी कि कलेक्ट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मार्केट से, और इन्फो जो होती है वो ग्रॉस फॉर्म के अंदर होती है, सो उसको हम प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद फिर डेटा एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होता है कि एनालाइज करते हैं रॉ डेटा को, ताकि कंक्लूजन कर सकें इन्फॉर्मेशन के बारे में। और उसके बाद फिर डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्प्रेड करना, सर्कुलेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद फिर कैटेगरीज ऑफ मार्केट रिसर्च। सो दो कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च क्या है कि पोटेंशियल के बारे में जानना, मार्केट के अंदर जो पोटेंशियल है सर्टेन प्रोडक्ट का, यानी कि कितनी कैपेसिटी बाकी है मार्केट के अंदर सर्टेन किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। और मार्केट शेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन का, हमारा कितना मार्केट शेयर है, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो जो है उसकी जो इमेज है, हमारी प्रोडक्ट की जो इमेज है मार्केट के अंदर वो। और फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग से मुराद यानी कि फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन। और जनरल ट्रेंड जो है, और जो जनरल ट्रेंड है इसके अंदर कल्चरल ट्रेंड और बिजनेस ट्रेंड, जैसे कि फिटनेस की तरफ लोगों का ट्रेंड है, तो ये चीज़। और उसके बाद है फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। सो सेगमेंटेशन रिसर्च है, यानी कि अट्रैक्ट करना नए सेगमेंट को ताकि हासिल की जा सके ज़्यादा सेल। और प्रोडक्ट रिसर्च करना कि क्या हमारी प्रोडक्ट उसी तरह वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है जैसा कि हमने क्लेम किया है। और प्राइसिंग रिसर्च, यानी कि जो प्राइस है उसके बारे में रिसर्च की जाए कि लोग क्या सोचते हैं जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च कि क्या डिस्ट्रीब्यूटर कर रहे हैं और वो सही तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रमोशन रिसर्च के जो हमने प्रमोशन टेक्निक्स इस्तेमाल किए, एडवर्टाइजमेंट वगैरह किए, क्योंकि प्रमोशन में पैसा लगता है, तो क्या हमने सही तरह टारगेट किया है या नहीं किया। और उसके बाद है फिर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और उसके बाद है डिज़ाइन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी कि हमारे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं और क्या हम सर्च करना चाहते हैं रिसर्च के थ्रू। और उसके बाद फिर पॉसिबल आंसर्स टू दी हाइपोथेसिस क्वेश्चन, सॉरी, यानी कि एक्सपेक्टेड जो आंसर्स है वो। और उसके बाद फिर रिसर्च डिज़ाइन, हम डिज़ाइन करेंगे अपनी रिसर्च को। और डेटा कलेक्शन में हम डेटा कलेक्ट करेंगे आवर्स बाय आवर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ। और उसके बाद फिर सैम्पलिंग, यानी कि लेवल ऑफ सॉरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, इसको सैम्पलिंग कहते हैं। और स्केलिंग, यानी कि लेवल ऑफ स्केल। व्हाट स्केल वी विल यूज टू मेक डेटा यूजफुल, यानी कि कौन सा स्केल हम यूज करेंगे डेटा को यूजफुल बनाने के लिए। और फिर है डेटा कलेक्शन, यानी कि एक्चुअल डेटा कलेक्शन जो है वो। और डेटा एनालिसिस फॉर मेकिंग डेटा यूजफुल, डेटा को यूजफुल बनाने के लिए फर्दर प्रोसेसेस किया जाता है। और फिर है डेटा रिपोर्टिंग, यानी कि डेटा रिलेटेड टू हुम। और डेटा जो है वो रिपोर्टेड जो है वो रिपोर्ट किया जा सकता है टू मार्केटिंग पीपल, प्रोडक्शन पीपल और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको।
तो ये हुआ लेसन नंबर 25 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 26, जिसके अंदर सबसे पहले है डेटा कलेक्शन। सो डेटा कलेक्शन टेक्निक्स जो है वो चेंज होती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। सो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है जिसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को और उनके बारे में ओपिनियन दी जाती है, जैसे कि ऑब्जर्व किया हमने कार कलर किसी एक सिटी के अंदर। और सर्वे मेथड होते हैं, और सर्वे जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू हो सकता है या इंटरव्यू के थ्रू हो सकता है। और इंटरव्यू का इस्तेमाल तब किया जाता है जहाँ डिटेल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। और फोकस ग्रुप होता है, ये टेक्निक जो है वो अप्लाइड होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन लेवल पे। सो इसके अंदर ग्रुप जो है वो सिलेक्ट किया जाता है एक प्रोसेस के जरिए और इनवाइट किया जाता है एक जगह पर जहाँ पर मीटिंग होती है मेडिएटर के थ्रू। मेडिएटर वो शख्स होता है जो कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। सो हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए इस तरह की टेक्निक के अंदर। और फोकस ग्रुप की जो जगह होती है वो बहुत ही रिलैक्सिंग होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए। और फोकस ग्रुप जो है वो सिंगल फोकस ग्रुप भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें क्या होता है, हम जो है वो देखते हैं रिलेशनशिप कॉज और इफेक्ट के दरमियान। और फिर है कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि स्टडी करना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बाय विच, जिसके जरिए लोग जो है वो डिसाइड करते हैं कि बाय करें या ना करें। सो इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर कुछ चीज़ों का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि कस्टमर क्या सोचता है अपने बारे में। और इसके अंदर शामिल है एज, जेंडर, एक्सपीरियंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट और जो सोसाइटी में रोल है वो। सोशोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कई सारे डिसीजन इस वजह से लिए जाते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से। और कई सारे लोग एक ख़ास चीज़ को इस वजह से ख़रीदते हैं सोशल नीड की वजह से। उनको पर्सनल नीड हो सकता है ना हो उस प्रोडक्ट की, लेकिन सोशल नीड की वजह से वो ख़रीद रहे हैं। सो स्टेप्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ नीड है। सबसे पहले देखा जाता है कि कौन सी चीज़ मिस है, किस चीज़ की कमी है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन जमा की जाती है और कंपैरिजन किया जाता है जो अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और परचेजिंग डिसीजन ले लिया जाता है। और फिर जब डिसीजन ले लिया तो फिर पोस्ट परचेज डिसीजन आता है, खरीदने के बाद, प्रोडक्ट को खरीदने के बाद पोस्ट परचेज डिसीजन आता है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसी है और आगे खरीदना चाहिए या नहीं। तो ये हुआ लेसन नंबर 26 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 27, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट से मुराद कोई भी चीज़ जो कि ऑफर की जा सकती है सेल के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और प्रोडक्ट जो वो टेंजिबल भी हो सकती है जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल भी हो सकती है जिसको हम फिजिकली देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स होते हैं जो उसके बेसिक फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, और हर प्रोडक्ट के कुछ सेट ऑफ फीचर होते हैं जो कि उसकी आइडेंटिटी होती है। पंखे के अलग सेट ऑफ फीचर हैं, टेबल के अलग सेट ऑफ फीचर्स हैं। और प्रोडक्ट को क्लासिफाई किया गया है कई सारे तरीकों से, लेकिन दो मेन क्लासिफिकेशन है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि कन्वीनियंस गुड हैं जो कि कन्वीनियंटली तौर पे बाई किया जाता है, आसानी से बाई कर लिया जाता है इनको, और कस्टमर के पास कंप्लीट अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट की और फ्रीक्वेंटली बाय करता है कस्टमर, जैसे कि ब्रेड है एक बहुत कॉमन एग्जांपल, ब्रेड। और इसके अलावा शॉपिंग गुड्स हैं। शॉपिंग गुड्स के अंदर क्वालिटी चेक की जाती है, प्राइस चेक किया जाता है, डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट प्राइस मिलता है डिफरेंट स्टोर्स में, जैसे क्लोथ्स है। और उसके अलावा स्पेशलिटी गुड्स हैं, इन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर की जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी होती है। नाउ द इंडस्ट्रियल गुड। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, घर में इस्तेमाल नहीं होते नॉर्मली। और इसकी भी कैटेगरीज हैं, कैपिटल आइटम्स और एक्सपेंस आइटम है। कैपिटल आइटम से मुराद वो आइटम्स होते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ होते हैं, और एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं और कभी कभी कॉपीराइट भी खरीदना पड़ता है। सो एक्सपेंस आइटम कौन से होते हैं? और इसके अंदर जो है वो रॉ मटेरियल, सम यूटिलिटी आइटम्स जैसे कि ऑयल, ग्रीस है और कुछ टूल्स वगैरह भी शामिल होते हैं। उसके बाद है प्रोडक्ट मिक्स। इसका मतलब क्या, तमाम वो प्रोडक्ट्स जो कि और ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है सेल के लिए। और उसके बाद है प्रोडक्ट लाइन, यानी कि हर प्रोडक्ट लाइन में सिमिलर प्रोडक्ट शामिल होती हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती, जैसे कि हेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारी एक प्रोडक्ट लाइन में आ जाएगी, जैसे कि शैम्पू है, ऑयल वगैरह। उसके बाद है फिर स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है कि रिकग्नाइज करना अनसेटिस्फाइड नीड, जो नीड पूरी नहीं हो रही, वो जो कि जिस नीड के लिए प्रोडक्ट की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आइडिया को जनरेट करना, उसकी स्क्रीनिंग करना और प्रोटोटाइप बनाना, एक तरह से नमूना बना लेना। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग। प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है दो तरीक़ों से, लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता है, जैसे कि केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब्स आपने देखी होंगी, इस तरह की लैब्स होती हैं, उसमें टेस्ट किया जाता है। और मार्केट टेस्टिंग भी की जाती है, या फिर जिसको हम टेस्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। प्रोडक्ट को ट्रायल बेसिस पे बेचा जाता है। और कमर्शलाइजेशन होती है, यानी कि कमर्शलाइजेशन में फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट को कमर्शियल बेसिस के ऊपर बेचा जाता है, और इसको मास मार्केटिंग भी कहा जाता है।
नाउ द लेक्चर नंबर 28। इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिस तरह इंसान की लाइफ साइकिल होती है इसी तरह प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज, जब प्रोडक्ट एक नई नई आती है मार्केट के अंदर, और जब नई नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होती है मार्केट में, एक या बहुत कम मैन्युफैक्चरर होते हैं मार्केट के अंदर। उसके बाद ग्रोथ स्टेज आती है, जब प्रोडक्ट की जो सेल होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज इस वजह से होती है कि पुराने कस्टमर भी ऑर्डर करते हैं और नए कस्टमर भी मार्केट में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद आती है मेच्योरिटी स्टेज। इसमें सेल बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि हाईएस्ट लेवल होती है सेल की, क्योंकि अवेयरनेस होती है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, और ज़्यादा सेलर भी इंटर होना शुरू हो जाते हैं मार्केट के अंदर। और उसके बाद डिक्लाइन स्टेज आ जाता है, यानी कि अब जो है सेल गिरना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से डिसअपेयर हो सकती है। अब है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है कि मार्केटर्स जो है वो डिक्टेट कर सकते हैं ज़्यादा जो है वो पॉलिसीज़, और इस स्टेज में जो है वो कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के कस्टमर वो होते हैं जो कि वेंचरसम होते हैं, यानी कि जो ट्राई करना चाहते हैं नए आइडियाज़। तो मार्केटर्स जो है वो हाई प्राइस रख सकते हैं अगर कस्टमर अफोर्ड कर सके, और हाई कॉस्ट अगर बंदे में आई है प्रोडक्ट को, और इस स्टेज में कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। उसके बाद आती है फिर ग्रोथ स्टेज। अब ग्रोथ जब होती है तो इसमें जो है वो मार्केटर्स जो है वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं प्रॉफिट, और इस वजह से अर्न कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर जो है बहुत कम है और कंपटीशन भी कम है और सेल्स जो है वो ज़्यादा होती है, और मेच्योरिटी स्टेज आ जाती है। अब जब मेच्योरिटी आती है तो उसमें तो सबसे ज़्यादा सेल होती है, और इस स्टेज में मार्केटर जो है वो रिड्यूस करता है प्राइस, कंपटीशन बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पेंड करता है रिसर्च और डेवलपमेंट पे, और स्पेंड करता है मनी प्रमोट करने के लिए ब्रांड नेम जो है वो प्रोडक्ट का। इसमें जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को रिवाइव किया जाता है और नए सेगमेंट को भी ढूंढा जाता है। सेल्स तो उसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल हो रही होती है प्रोडक्ट की, लेकिन जो पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एक पीस बिकने का जो प्रॉफिट होता है वो कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा होता है क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद फिर डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। जब डिक्लाइन आता है तो इसमें जो है गिरना शुरू हो जाती है सेल्स, और प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से आउट भी हो सकती है। तो इस स्टेज में सिलेक्टिव कस्टमर्स को बेची जाए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को मार्केट में बरकरार रखने के लिए उसमें कुछ इनोवेशन करवाया जाए, कोई नई चीज़ें उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई जाए, नए फीचर इंट्रोड्यूस करवाए जाए। फॉर एग्जांपल नए फ्लेवर्स, जैसे कोई खाने की चीज़ है तो उसमें नया फ्लेवर। उसके बाद फिर ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स। ब्रांड्स क्या होती हैं? ब्रांड के बारे में आपने सुना भी होगा, आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल की होगी, और कई सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं कि हम सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं। ब्रांड है असल में क्या? ब्रांड का मतलब होता है एक सिंबल, एक साइन, एक कलर, डिज़ाइन, ये तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है ब्रांड जो होती है, और ये कोई साइन भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, ये कोई कलर भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ब्रांड एक आइडेंटिटी होती है प्रोडक्ट की, ये है असल में ब्रांड। और उसके बाद है फिर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आइडेंटिफिकेशन सजेस्ट की जाती है प्रोडक्ट के लिए, और उसके बाद है ब्रांड इक्विटी, यानी कि जो लॉयल्टी होती है कस्टमर की प्रोडक्ट के साथ कि कितना लॉयल है। जब लॉयल होता है एक कस्टमर किसी ब्रांड के साथ तो वो उसी ब्रांड की चीज़ खरीदता है। और ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि कितनी जल्दी एक ब्रांड का नाम जहन में आता है जब आपके सामने किसी प्रोडक्ट की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन की बात की जाए तो कौन सी ब्रांड आपके जहन में आती है? सैमसंग या एप्पल। ये जो है ब्रांड अवेयरनेस है एक्चुअली। जो प्रोडक्ट जितनी जल्दी जहन में आएगी उतनी ज़्यादा उसकी एक तरह से ब्रांड अवेयरनेस है। उसके बाद है फिर टाइप्स ऑफ ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स भी इसकी भी टाइप्स हैं, जैसे कि नेशनल ब्रांड है, एक ब्रांड जो कि पूरी कंट्री के अंदर बेची जाती है, जिसके अंदर पोटेंशियल है कि पूरी कंट्री में बेची जाए। लाइसेंस ब्रांड्स होती हैं जो कि सेलर जो है वो बाय करता है राइट यूज़ करने का उस ब्रांड को। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी राइट देती है दूसरी पार्टी को। और प्राइवेट ब्रांड्स होती हैं जैसे कि उसमें क्या होता है कि स्मॉल सेलर जो है वो यूज़ करते हैं अपना ब्रांड नेम। इसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़ करता है ब्रांड जो है वो किसी छोटे रिटेलर की, जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है। उसके बाद है फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? ड्रेस है प्रोडक्ट का, एक तरह से प्रोडक्ट के कपड़े हैं, जिस तरह इंसानों के कपड़े होते हैं प्रोडक्ट के भी कपड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है प्रोडक्ट का जो रैपर है वो। और उसके बाद है लेबलिंग। पैकेजिंग के ऊपर ही लेबलिंग होती है। ये वो हिस्सा होता है पैकेजिंग का, पैकेज का, जिसके अंदर नेम, कंटेंट्स और जो मैन्युफैक्चरर का नाम है प्रोडक्ट के, वो तमाम चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये हुआ लेसन नंबर 28 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 29। इसके अंदर सबसे पहले है प्राइसिंग। प्राइसिंग के अंदर प्राइस क्या है? प्राइस जो है वो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो सेलर रिसीव करता है जब एक्सचेंज करता है वो गुड्स या सर्विसेज। और प्राइसिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए डिटरमाइन किया जाता है प्राइस को, यानी कि कंपनी जो है वो क्या रिसीव करेगी जब वो एक्सचेंज करेगी अपनी प्रोडक्ट्स को। और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ प्राइसिंग को सेट करते वक्त।
मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल किया जाए, मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए, इस हिसाब से प्राइस सेट की जाए। अगर ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली जाएगी बहुत ज़्यादा तो फिर मार्केट शेयर नहीं बढ़ेगा। साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल किया जाए और स्टॉक को भी सामने रखा जाए। उसके बाद फिर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। सो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या होता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है कि प्रोडक्ट के बनने में या उसको खरीदने में कितनी कॉस्ट आई, और उसके बाद फिर अपना प्रॉफिट ऐड करके प्रॉफिट प्राइस जो है वो सेट कर दी जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये क्या है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, एक ऐसा पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करना पड़ती है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो बिल्कुल फिक्स रहती है, चाहे जितनी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि चेंज हो जाती है, जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल है, अब मटेरियल जो है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा और कॉस्ट उसकी बढ़ेगी। सो टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। सो ब्रेक इवन एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर। नाउ द प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग की जाती है सो उसमें प्राइस स्कीमिंग होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो एंटर होती है मार्केट में हायर प्राइस के साथ। और इसका फ़ायदा है, इस वजह से हायर प्राइस के साथ एंटर होती है प्रोडक्ट में, कई फ़ायदे होते हैं इसके कि अगर मिस्टेक हो गई है कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, अगर ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी कम कैलकुलेट हो गई गलती से तो वो फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो नुकसान नहीं होगा। एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा ये कि कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस को क्वालिटी के साथ जोड़ते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर अच्छी प्राइस ज़्यादा होगी तो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होगी प्रोडक्ट की। उसके अलावा पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो लोअर प्राइस जो है वो इनिशियली लोअर प्राइस होते हैं उसके प्रोडक्ट के। और इसके भी फ़ायदे हैं, जब प्राइस लोअर होंगे तो ज़्यादा मार्केट शेयर हासिल किया जा सकता है इस स्ट्रेटजी के थ्रू। प्राइस जो है वो प्राइसिंग डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे। सो फिक्स प्राइस वर्सेस डायनामिक प्राइस, फिक्स प्राइस में प्राइस फिक्स रहती है, डायनामिक में चेंज होती है। सो फिक्स प्राइसिंग में क्या आता है कि टाइप ऑफ कस्टमर, कम्युनिटी और लोकेशन ऑफ सेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा भी कस्टमर हो, जैसी भी कम्युनिटी हो, जैसी भी लोकेशन हो, तमाम जगहों पे सेम प्राइस रहती है। ये मेथड हमारे यहाँ बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर पे ये सुपरमार्केट्स में होता है। डायनामिक प्राइसिंग पाकिस्तान में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर, एक कस्टमर को कुछ और प्राइस चार्ज किया जा रहा है, दूसरे को कुछ और मार्केट टू मार्केट। एक ही सेलर एक ही प्रोडक्ट एक मार्केट में किसी और प्राइस में बेच रहा है, दूसरी मार्केट में किसी और प्राइस में बेच रहा है। उसके बाद फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सेटिंग इंटरनेशनल प्राइसिंग। अगर इंटरनेशनली प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, दुनिया भर में बेचा जा रहा है एक प्रोडक्ट को, मुल्क से बाहर बेचा जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कंसिडर किया जाएगा। सो एक्सचेंज रेट को कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है, जो टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है उसको देखा जाएगा। टैरिफ, ये भी एक तरह का टैक्स होता है जो इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा फ्राइट जो है होता है, यानी कि गुड्स जो है ट्रांसपोर्ट जब होते हैं, इंटरनेशनल जब ट्रेड होती है तो जाहिर बात है बल्क में ट्रांसपोर्ट होंगे, ट्रक में भी हो सकता है अगर ऐसे कंट्री में जा रहा है जो कि बॉर्डर जिनके मिल रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेन में भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, और इसके अलावा शिप के ज़रिए भी ट्रांसपोर्ट हो सकती है, सी के ज़रिए, और एयरक्राफ्ट यानी कि एयरलाइन वगैरह के ज़रिए। सो वो भी कंसिडर किया जाएगा। और इंश्योरेंस की कॉस्ट भी कंसिडर की जाएगी। उसके बाद है फिर डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स का मतलब क्या होगा, एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है तमाम चैनल्स का जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्तेमाल करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और मार्केट टू मार्केट। और पार्टीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में वो कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं। होलसेलर होता है, होलसेलर आपने देखे होंगे, कई सारे होलसेलर आपके के पास से भी आप गुजरे होंगे। सो होलसेलर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बहुत बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं गुड्स को, और इसको बेचते भी बड़ी तादाद में ही है। और ये ज़्यादा तौर पे उन लोगों को बेचते हैं जो रीसेलर होते हैं, जिन्होंने दोबारा आगे बेचना होता है। और इसके अलावा रिटेलर होते हैं जो कि स्मॉल क्वांटिटी में सेल करते हैं एंड बायर्स तक, और रिटेलर से तो अक्सर आप चीज़ें खरीदते होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब ये होता है कि चेन ऑफ इंटरमीडियरीज की चेन होती है जिसके ज़रिए गुड्स या सर्विस जो है वो गुजर के फाइनल बायर या एंड कस्टमर तक पहुंचती है। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए होता है, सो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए मेंबर जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और मेंबर्स जो है वो ऐड करते हैं वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में बाय रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वर्क करता है प्लेस यूटिलिटी, यानी कि प्रोडक्ट को जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचेगी तो उसकी यूटिलिटी के अंदर इजाफा होता है।
सो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कि स्टोरेज की कैपेसिटी, इनके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वेयर हाउस इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पैसा यानी कि एडवांस बुकिंग के ऊपर जब ये प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी को भी इससे फाइनेंस मिलता है, और इन्फॉर्मेशन या रिसर्च का काम भी करते हैं ये, क्योंकि मार्केट में बैठे होते हैं, मार्केट की इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे होते हैं ये, और डिस्ट्रीब्यूशन का तो फंक्शन ही करते हैं ये, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के जरिए ही प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुँच जाती है। तो ये हुआ लेसन नंबर 29 कम्प्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 30, इसके अंदर सबसे पहले है एजेंट। एजेंट कौन होता है? ये वो शख्स होता है जो कि बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, और ये वो लोग होते हैं जो कि टेक्निकली साउंड भी होते हैं, टेक्निकल नॉलेज भी इनके पास होती है, टेक्निकल काम भी ये लोग कर सकते हैं, और ये दोनों पार्टीज के लिए काम करते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं उसमें होलसेलर होता है जो कि बाय करता है कंपनी से और सेल करता है इंडस्ट्री को, और सप्लायर होता है जो कि सप्लाई करता है इंडस्ट्री प्रोडक्ट यूजर तक मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, कई सारी स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि कई सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनके दरमियान में कई सारे लोग होते हैं, और ये स्ट्रेटजी ज़्यादातर पे कंज्यूमर गुड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसके अंदर सेलर्स के पास जो है वो एक्सक्लूसिव टारगेट मार्केट होती है और इसमें बहुत कम इंटरमीडिएट्स होते हैं। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा भी होता है कि किसी एक इलाके में किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर को ही राइट दिया गया है प्रोडक्ट सेल करने का। और लो कंज्यूमर आइटम्स के लिए इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है, और हाई प्राइस आइटम के लिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद फिर चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तनाज़ा हो जाता है, डिसएग्रीमेंट होता है पार्टीज के दरमियान, मार्केटर और चैनल मेंबर के दरमियान। सो कॉन्फ्लिक्ट किन चीज़ों पे हो सकता है? प्राइस के ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर, कलेक्शन और रिकवरीज के ऊपर। चैनल लीडरशिप का क्या मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन जो कि ज़्यादा पावर रखता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। उसके बाद फिर रिटेलर कौन है? ये पहले भी आ चुका है और आपने रिटेलर्स देखे भी होंगे, आप खरीदते भी होंगे। सो रिटेलर वो शख्स होता है जो कि बल्क क्वांटिटी में बाय करता है, और ज़्यादातर ये होलसेलर से बाय करता है, कभी कभी कंपनी से भी डायरेक्ट बाय कर सकता है, और सेल करता है एंड बायर्स तक, उनको सेल करता है जिन्होंने यूज़ करना होता है प्रोडक्ट को। और रिटेलर्स की भी टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लाइन रिटेलर होते हैं जिनके पास एक प्रोडक्ट लाइन होती है। प्रोडक्ट लाइन से मुराद जो एक ग्रुप होता है, सिमिलर प्रोडक्ट का ग्रुप होता है, एक चेन होती है सिमिलर प्रोडक्ट की, जैसे कि हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो एक प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को हेयर से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट दे दी, एक डिस्ट्रीब्यूटर को फेस से रिलेटेड सारी प्रोडक्ट दे दी, तो ये प्रोडक्ट लाइन कहलाती हैं। बार्गेन रिटेलर्स होते हैं कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या है? कैटलॉग से मुराद वो बुक या ब्रोशर होती है जिसके अंदर कंप्लीट जो है वो लिस्ट होती है आइटम्स की, जितने भी आइटम्स होते हैं, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में होती है, जैसे कि ए वाले सारे आइटम, बी वाले सारे आइटम। सो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैटलॉग्स बायर तक। और टाइप्स ऑफ रिटेलर में कुछ और रिटेलर्स हैं जैसे कि डिस्काउंट हाउसेज, ये वो होते हैं जो कि डिस्काउंट प्राइस ऑफर करते हैं। और फैक्ट्री आउटलेट्स होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फैक्ट्रीज के साथ बनी होती हैं। आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज के बाहर उनकी अपनी आउटलेट होती है। और कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जो कि काफ़ी लंबे आवर्स तक खुले होते हैं, जब मार्केट बंद हो जाती है उस वक्त तक ये खुले होते हैं, और इनके प्राइस भी कुछ ज़्यादा होते हैं आम स्टोर्स के मुकाबले में, क्योंकि ये ज़्यादा देर तक ऑफर करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, और इनके पास वही प्रोडक्ट होती है जिनकी ज़्यादा डिमांड होती है। उसके बाद फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि फिजिकल मूवमेंट होना प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड बायर तक। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो मूव करती है फिजिकली तौर पे मैन्युफैक्चरर से लेकर एंड बायर तक जिसने इस्तेमाल करना होता है। और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कंसिडर करते हैं मेथड इसका, और जो प्राइस है यानी कि स्पीड और दूसरे फैक्टर्स है। सो अब आपके सामने कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं गुड्स की। ये रोड ट्रांसपोर्ट है जिसमें ट्रक आपको दिखाया जा रहा है, रेलवे ट्रांसपोर्ट है, और एयरक्राफ्ट। सो एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और ये यूज़ किया जाता है फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए और फ्लावर्स के लिए। और अब आपके सामने शिप दिखाई जा रही है सी ट्रांसपोर्ट के अंदर, और पाइपलाइंस का भी इस्तेमाल किया जाता है ऑयल वगैरह के लिए। सो चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसिडर किया जाता है, और इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन भी है, यानी कि एक से ज़्यादा मोड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का अवेलेबल होना। सो फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं जो मूवमेंट के लिए प्रोडक्ट की, वो क्या है? कॉस्ट देखी जाती है कि कॉस्ट क्या है, नेचर क्या है प्रोडक्ट की, पेरिशेबल प्रोडक्ट है या नहीं है, डिस्टेंस कितना है एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटी कितना डिस्टेंस है, और कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, तमाम फैक्टर्स देखे जाते हैं। उसके बाद हमें प्रमोशन में क्या होता है कि वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कस्टमर से कम्युनिकेट किया जाए, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन दी जाए, बताया जाए प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में, कंपनी की पॉलिसी के बारे में। और प्रमोशन मिक्स होता है। प्रमोशन मिक्स का क्या मतलब है कि कई सारे जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए बायर के साथ, कोई एक तरीका नहीं बल्कि एक से ज़्यादा तरीके जब इस्तेमाल किए जाएंगे तो वो प्रमोशन मिक्स है। सो गोल्स क्या है प्रमोशन के? क्यों प्रमोट किया जाए प्रोडक्ट्स को? ताकि अवेयरनेस हो, लोगों को पता चले प्रोडक्ट के बारे में, और कस्टमर को परसुएट किया जाए, राज़ी किया जाए,
कायल किया जाए कि वो प्रोडक्ट को लाइक करे और परसुएट किया जाए कि वो प्रोडक्ट को खरीदे भी। तो ये हुआ लेसन नंबर 30 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 31। इसके अंदर सबसे पहले है स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोशन। स्ट्रेटजीज जो यूज़ की जाती हैं प्रमोशन के लिए। सो पुल स्ट्रेटजी में कस्टमर को पुल किया जाता है, यानी कि एंड बायर को टारगेट किया जाता है, मीडिया के जरिए उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है, एड वगैरह के जरिए उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो प्रोडक्ट को बाय करे। और उसके बाद है पुश स्ट्रेटजी, जिसमें प्रोडक्ट को पुश किया जाता है, और पुश करने के लिए मिडिल मैन को टारगेट किया जाता है, मिडिल मैन को इंसेंटिव दिया जाता है, उसको कमीशन दिया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट को पुश करे। सो मार्केटर्स जो है इन दोनों एक्टिव स्ट्रेटजीज के ऊपर एक साथ जो है वो वर्क करते हैं। सो उसके बाद है प्रमोशनल मिक्स। इसका मतलब क्या है कि तमाम प्रमोशनल टूल्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है ताकि कम्युनिकेट कर सके कस्टमर्स के साथ, और इसके अंदर शामिल है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद है बाइंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बाइंग डिसीजन का पूरा प्रोसेस होता है। सो इसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि अनसेटिस्फाइड नीड कौन सी है, कौन सी नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही, और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को सर्च किया जाता है, ढूंढा जाता है जिनके ज़रिए उन नीड्स को पूरा किया जा सके, और अल्टरनेटिव्स को कंपेयर किया जाता है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, और फिर बाइंग डिसीजन होता है। और फिर पोस्ट बाइंग बिहेवियर होता है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद कि अपनी प्रोडक्ट कैसी थी, उसको दोबारा खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग पहले भी आ चुका है। एडवर्टाइजिंग जो है वो पेड फॉर्म है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की, और यूजुअली जो है वो परसुएसिव होती है नेचर में, और इसके ज़रिए प्रोडक्ट प्रमोट किया जाता है, प्रोडक्ट, सर्विस और आइडियाज़ को। सो एडवर्टाइजिंग की भी टाइप्स हैं। परसुएसिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें कस्टमर को परसुएट किया जाता है, यानी कि उसको कन्विंस किया जाता है कि वो परचेज करे गुड्स या सर्विसेज। और कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें प्रोडक्ट को कंपेयर किया जाता है कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट्स से, और कुछ कंट्रीज़ में ये अलाउ भी नहीं है। और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग है जिसमें जो कि रिमाइंडर का काम करती है। अक्सर आपने देखा होगा है कि पुरानी प्रोडक्ट का एड अचानक से आ जाता है, तो जो प्रोडक्ट लोग भूले होते हैं वो याद आ जाती है। उसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग मीडिया। ये जो है मीडियम होता है जिसके ज़रिए एडवर्टाइजिंग जो है वो डिलीवर्ड की जाती है टारगेट ऑडियंस तक, यानी टारगेट ऑडियंस तक जिस जाहिर बात है कई सारे मीडिया के जरिए पहुंचाई जाती है एडवर्टाइजिंग। और मीडिया की भी कई सारी वैरायटी है। प्रिंट मीडिया है जो कि प्रिंट फॉर्म में होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स इसकी एग्जाम्पल है। और अगर इसके एडवांटेज की हम बात करें तो न्यूज़पेपर का इजीली एक्सेस है जनरल पब्लिक तक, हर जगह अवेलेबल होता है इजीली। और इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि लो लिटरेसी रेट, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, और क्वालिटी जो प्रिंटिंग की है वो भी मैटर करती है, वो भी इतनी अच्छी नहीं होती न्यूज़पेपर की। और अगर हम प्रिंट मीडियाज़ को आपस में कंपेयर करें सो मैगजीन की लाइफ ज़्यादा होती है न्यूज़पेपर के मुकाबले में। न्यूज़पेपर तो एक दिन या एक हफ्ते तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद तो वो तक ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाता है। कि मैगजीन्स लोगों के पास सालों तक रहती है। और ये फ़ायदा है प्रिंट मीडिया के अंदर कि अगर मैसेज समझ में नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा टेलीविज़न का इस्तेमाल होता है। अब तक टेलीविज़न का इस्तेमाल हुआ है, इंटरनेट के आने के बाद इसका इस्तेमाल थोड़ा कम हो चुका है। सो इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हर जगह अवेलेबल है, और इसके अंदर वैरायटी पाई जाती है, यानी कि इसमें लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, और वैरायटी होती है अपॉर्चुनिटीज़ की, ताकि मैसेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सके। टेलीविज़न पे जो एड्स चलते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बाकी मीडिया के मुकाबले में। सो इसके कुछ नुकसान भी हैं। कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, और हमारे कंट्री में लोड शेडिंग का इशू भी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा टारगेट ऑडियंस के पास टाइम ना हो, जब ऐड चल रहा हो क्या पता वो उनके पास टीवी देखने का टाइम ना हो, और टेलीविज़न एक्सपेंसिव भी है। उसके अलावा रेडियो की पहुंच हर जगह है, हर जगह पे रेडियो होता है, सस्ता भी बहुत होता है। और अगर जिनके पास रेडियो अलग से मौजूद नहीं है तो फ़ोन्स में भी लोगों के रेडियो होता है, गाड़ियों में भी रेडियो होता है, और ये पर्सनल फ्रेंड की तरह काम करता है बहुत से लोगों के लिए। और ये बहुत सस्ता भी है टेलीविज़न के मुकाबले में। अलग से रेडियो ले वो भी सस्ता है, और फ़ोन के अंदर तो लोगों को ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है। और इसके अलावा लिमिटेशंस हैं कुछ रेडियो की कि इसके अंदर पिक्चर नहीं होती। आउटडोर मीडिया। अब आउटडोर मीडिया की अगर हम बात करें सो ये वो मीडिया होता है जो घर से बाहर आपको दिखाई देती हैं। एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई जाती हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। कलरफुल किस्म के बिलबोर्ड्स होते हैं, कलरफुल इमेजेस होते हैं। कुछ इसकी लिमिटेशन ये है कि एक ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पे कस्टमर मौजूद हो वो बहुत मुश्किल होता है। एक एप्रोप्रिएट स्पॉट ढूंढना। कुछ और तरीके भी है एडवर्टाइजिंग के प्रमोशन के। सिनेमा के अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है। टेलीफोन डायरेक्टरी पहले के दौर में होती थी, उस पर होती थी येलो पेजेस, ये भी एक डायरेक्टरी है। रेलवे का टाइम टेबल इस पर भी होती है। बस के पैनल यानी साइड पे, बस के साइड पे आपने देखी हो शायद एडवर्टाइजिंग, साइड पैनल जो होता है बस का वहाँ पे, और मैसेजेस जो होते हैं ट्रेन में। और कुछ यूनिक आइडियाज़ है जैसे कि स्काई राइटिंग है, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हुए स्काई के ऊपर लिखा जाता है, और लेज़र राइटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेज़र के ज़रिए मैसेज दिया जाता है प्रमोशनल। सो किस तरीके से हम चूज़ करेंगे कि कौन सा मीडिया बेटर है? सो कोई भी एक मीडियम बेटर नहीं
है। हमने जितने भी मीडिया आपको बताया उसमें से कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि ये बेटर है ये बेकार है। ये डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर कि कितनी कॉस्ट है, हमारा कितना बजट है। क्वालिटी को हम देखेंगे, जब हम हमारे जो मैसेज है उसके लिए कितनी क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी वाला ऐड होना चाहिए या नहीं, क्या है उसकी क्वालिटी, और सर्कुलेशन कितनी है, उसकी पहुंच कितनी है, कितने लोगों तक पहुंच सकता है हमारा मैसेज, और एडिटोरियल एनवायरनमेंट कैसा, और जो मैसेज की लाइफ है वो शॉर्ट है या लॉन्ग है। मैगजीन की बात की थी आपसे, तो मैगजीन की जो लाइफ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। सो मीडिया मिक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंट मीडिया का सेम टाइम पे इस्तेमाल किया जाए। एक से ज़्यादा, अभी जो आपको मीडिया बताए गए, एक से ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल किया जाए। कुछ कंपनी से आपने देखा होगा टीवी पे भी ऐड आ रहा है, रेडियो पे भी ऐड आ रहा है, इंटरनेट पे भी ऐड आ रहा है, और इवन के न्यूज़पेपर पे भी ऐड आ रहा होता है। सो वो मीडिया मिक्स का इस्तेमाल करती हैं वो कंपनी। सो मीडिया मिक्स में यही होता है कि डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाए सेम टाइम पे प्रमोशन की गुड्स या सर्विसेज के। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन में क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर्स तक पहुँचने के लिए। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। ये जो एजेंसी होती है ये इसका काम ही एडवर्टाइजिंग का होता है। इसके पास एक्सपर्ट्स होते हैं वेरियस एरियाज ऑफ प्रमोशन के, और ये स्पेशलाइज होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं एडवर्टाइजिंग के अंदर। और ये एजेंसी जो है एड को क्रिएट करती है, प्लान करती है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर एड शुड बी डिलीवर्ड। तो ये हुआ लेसन नंबर 31 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 32। इसके अंदर सबसे पहले है हाउ टू डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। सो कैसे डिज़ाइन की जाए एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एजेंसी सर्विस की तरफ जाए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ, और हम अपनी नॉलेज से भी कर सकते हैं। सो दोनों केसेस के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। सो हम ऐसे मीडिया का इस्तेमाल करें जो कि पावरफुल है और इफेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए है। सो सबसे पहले जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे टारगेट मार्केट कौन सी है। ये वो ग्रुप होता है जो जहाँ तक हमें अपना मैसेज पहुँचाना है। सो एजुकेशनल क्लास, यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो एजुकेशनल क्लास के लिए होती हैं, और इसके अलावा कस्टमर हमारा रूरल है या अर्बन है, और एज क्या है कस्टमर की, सोशल क्लास क्या है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। एलोकेशन ऑफ बजट, बजट जो एलोकेट किया जाएगा वो 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। या तो परसेंटेज के हिसाब से करें, जो एक्सपेक्टेड सेल है उसकी परसेंटेज, या फिर अपने टारगेट्स के हिसाब से, या फिर कॉम्पिटिटर्स को सामने रखते हुए कि कॉम्पिटिटर कितना बजट जो है वो स्पेंड कर रहा है। सो इसके बाद फिर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और मैसेज क्रिएशन जिसके अंदर हम मैसेज जो क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम एप्रोप्राइट लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो लैंग्वेज जो कस्टमर समझ सके, और एप्रोप्राइट वर्ड्स वो वर्ड्स जो कस्टमर समझ सके, और चॉइस ऑफ एप्रोप्राइट मीडिया वो मीडिया जिसके जरिए कस्टमर तक मैसेज पहुंच सके। इवेल्यूशन किया जाए एडवर्टाइजिंग को, सो रिसर्च की जाए और देखा जाए कि एडवर्टाइजिंग से हमारी जो सेल्स वगैरह है वो बढ़ी है नहीं, और क्या फ़ायदा हुआ एडवर्टाइजिंग करने से, एडवर्टाइजिंग वो कर रही है जो जिसके लिए हमने एडवर्टाइजिंग की या नहीं। और फिर है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग 1-to-1 कम्युनिकेशन होती है, यानी कि फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक्स होती है ये, और इसका इस्तेमाल होता है जब कस्टमर बहुत ज़्यादा ना हो और कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहता है। सो पर्सनल सेलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है टेक्निकल प्रोडक्ट में सिंपल प्रोडक्ट के मुकाबले में। सो पर्सनल सेलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है कंज्यूमर आइटम्स के लिए भी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी, और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी, यानी कि मेडिसिन वगैरह और जो दूसरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हुआ लेसन। नाउ द लेक्चर नंबर 33। इसके अंदर सबसे पहले है टास्क ऑफ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर जो होते हैं उनके क्या टास्क होते हैं। पहला है डिफाइन करना सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे क्या सेल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इसके अंदर जो है वो इंक्रीजिंग सेल भी होता है और कंट्रोलिंग सेल भी होता है। ये दो ऑब्जेक्टिव नॉर्मली होते हैं। और ऑर्गेनाइज करना टीम की, क्योंकि टीम की ज़रूरत पड़ती है इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम डिसीजंस को, और इम्प्लीमेंट करना प्लान्स को, और जो प्लान्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, और टेरिटोरी मैनेजमेंट, यानी कि डिफाइन करना टेरिटोरी इंडिविजुअल के लिए। और उसके बाद है फिर पर्सनल सेलिंग टास्क। सो पर्सनल सेलिंग टास्क के अंदर ऑर्डर्स की बुकिंग है, और प्रोसेस करना ऑर्डर्स को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्डर्स जो वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक। और क्रिएटिव सेलिंग है इनके क्रिएटिव आइडियाज़, और मिशनरी सेलिंग यानी कि सेल करना प्रोडक्ट को कस्टमर बायर को हेल्प करते हुए। सो पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढना। ये वो लोग हैं जो कि कस्टमर होंगे फ्यूचर के अंदर, और इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी, उनकी लोकेशन देखी जाएगी इंडस्ट्री की, और जाना जाएगा कि डिसीजन मेकर कौन है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में जाना जाएगा। मेथड क्या है ऑर्डर करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साइज़ क्या है ऑर्डर का, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरीके से पेमेंट की जा सकती है, और पास्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और करंट प्रॉब्लम्स क्या हैं। सो टेक्निक्स है प्रोस्पेक्टिंग की। स्नोबॉल टेक्निक है। स्नोबॉल जैसे आपने देखा होगा अक्सर दिखाते हैं कार्टून में भी, फिल्मों में भी, कि एक स्नोबॉल पहले जब छोटी सी होती है, जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे आती है वो बड़ी होती चली जाती है। सो इसके अंदर क्या होता है कि एक कस्टमर से पूछा जाता है और ज़्यादा कस्टमर के बारे में, और
सेटिस्फाई कस्टमर से पूछा जाता है। और उसके बाद है कोल्ड कन्वर्सिंग टेक्निक, यानी कि हर किसी को कस्टमर कंसिडर किया जाता है। नॉकिंग एवरीबॉडीज डोर, यानी कि हर किसी को कस्टमर कंसिडर किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि सारे कस्टमर हो, लेकिन कंसिडर किया जाता है। और उसके बाद है फिर फीचर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर। सो उसके अंदर एज और उसका जो इंटरेस्ट है, और इसके अलावा जो प्रेफरेंस है, यानी कि कौन सी प्रेफर प्रोडक्ट है। नॉट दी अप्रोचिंग द कस्टमर, कस्टमर तक अप्रोच किया जाता है। सो दो ऑप्शन है अप्रोचिंग के लिए, अपॉइंटमेंट ली जाए कस्टमर से और बगैर अपॉइंटमेंट के। सो क्या फ़ायदा है अपॉइंटमेंट का, प्रॉपर्ली सुना जाएगा और कस्टमर के पास कस्टमर को ये फील होगा कि उसके टाइम को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट दी जा रही है। लेकिन नुकसान भी है, कस्टमर नो भी कह सकता है और सेल पर्सन जो है वो टाइम पे ना पहुंचे, ये भी हो सकता है। और अगर अपॉइंटमेंट ना ले उसके भी फ़ायदे हैं, जैसे कि टाइम जो है वो कंट्रोल में होता है सेल पर्सन के, और सेल पर्सन को ना होने का भी डर नहीं होता, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही नहीं ली तो ना होने का डर ही नहीं कोई। लेकिन नुकसान ये भी होता है कि कस्टमर ये सोच सकता है कि जो पर्सन है वो इस पर्सन नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं ली। और उसके बाद फिर बैरियर्स, कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए सेल पर्सन को कुछ बैरियर्स से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वो गेट पे ही रोक सकता है, रिसेप्शनिस्ट रोक ले, रिसेप्शन पे ही रोक लिया जाए, जूनियर ऑफिसर होते हैं वो भी रोक सकते हैं। और ये सारे अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, ये कोई इसलिए नहीं रोकते कि इनकी कोई दुश्मनी होती है, ये सारे अपनी जॉब की वजह से रोक रहे होते हैं। सो फाइनल चेकलिस्ट है प्रेजेंटेशन। कस्टमर को प्रेजेंटेशन देने से पहले सेल पर्सन के लिए कुछ चेकलिस्ट है, कुछ चीज़ें हैं जो चेक करनी है, कुछ इक्विपमेंट है जो कि रेडी करने चाहिए, जैसे कि कैलकुलेटर है, मेजरिंग टेप है, प्राइस लिस्ट है, फोटोग्राफ्स है और ब्रोशर्स है। तो ये हुआ लेसन नंबर 33 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 34, इसके अंदर सबसे पहले है प्रेजेंटेशन स्टेज। सो प्रेजेंटेशन स्टेज सबसे पहली स्टेज होती है जब बायर को अप्रोच किया जाता है, बायर तक जब पहुंचा जाता है। सो उसके बाद क्या करता है, सेल पर्सन रिव्यू करता है सिचुएशन को, देखता है, कुछ अंदाज़ा करता है बायर के बारे में। बायर के बारे में अंदाज़ा करने के लिए वो देखता है फर्नीचर की टाइप को, कि कैसा फर्नीचर वहाँ पर है, दीवारों पे कैसी चीज़ें लटकी हुई हैं, पर्दे किस तरह के, और पर्सनल टेस्ट से रिलेटेड कोई आइटम है तो वो क्या है, इससे फिर बायर के बारे में अंदाज़ा होता है। सो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अगर अपॉइंटमेंट ली गई है तो डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट की जा सकती है, और किसी भी गैर खुशगवार वाक़े को अवॉइड किया जाए, उससे बचा जाए, जैसे कि कोई एक्सीडेंट अगर हो चुका है तो उससे स्टार्ट ना किया जाए कन्वर्सेशन को। उसके बाद फिर इंटरेस्ट स्टेज। इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि सेल पर्सन इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर की प्रोडक्ट के बारे में, और इंटरेस्ट जो हो सकता है कस्टमर का प्राइस के बारे में हो सकता है, आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी हो सकता है, वारंटीज एंड गारंटीज के बारे में भी होता है। उसके बाद आती है फिर ऑब्जेक्शन स्टेज। ऑब्जेक्शन स्टेज में क्या होता है कि कस्टमर सेल पर्सन तो डिज़ायर क्रिएट करने की कोशिश करता है कस्टमर के अंदर प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन कस्टमर कई सारे ऑब्जेक्शंस उठाता है, और एक अच्छा सेल पर्सन वही होता है जो उन ऑब्जेक्शंस को अच्छी तरह हैंडल करे, उनका जवाब दे कस्टमर को। उसके बाद आती है फिर क्लोजिंग स्टेज। यहाँ पे जो है वो ऑर्डर हासिल किया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर। और फिर फॉलोअप की स्टेज आ जाती है कि हम फॉलोअप करेंगे, देखेंगे कि ऑर्डर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद है आइडा। आइडा जो है एब्रीवेशन है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन की, और इसके अंदर अगर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें अगर, सो अटेंशन के अंदर क्या आता है कि कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, और अटेंशन में अवेयर हो गया, फिर अटेंशन के अंदर कंज्यूमर इंटरेस्टेड हो जाता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में जानकर। और डिज़ायर के अंदर कंज्यूमर जो है वो एक डेवलप करता है फेवरेबल डिस्पोजिशन, एक जो उसका मिजाज है वो फेवरेबल हो जाता है किसी ब्रांड के बारे में। और एक्शन में जो है वो कंज्यूमर जो है वो अपनी परचेज इंटेंशन फॉर्म करता है। सो टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की टाइप्स हैं। स्केप्टिक कस्टमर्स होते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं, क्योंकि उनको पहले कभी फ्रॉड हुआ होता है उनके साथ, इस वजह से धोखा हुआ होता है, इस वजह से तो वो आर्ग्यू करते हैं और ये बोलते हैं कि हमेशा सेल पर्सन झूठे होते हैं, इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके साथ धोखा भी हुआ होता है, इस वजह से भी करते हैं, कुछ इस वजह से भी करते हैं, धोखा हुआ होता है, और कुछ लोग उनका मिजाज ही ऐसा होता है। सो सेल पर्सन को सिंपैथी शो करनी चाहिए उनके साथ। और एग्रेसिव कस्टमर भी होते हैं कुछ जो कि फाइट भी शुरू कर सकते हैं। सो उनको समझा जाए, उन कस्टमर्स को हैंडल किया जाए, और ये रीज़न समझा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और अच्छी तरह से फिर उनको समझ के हैंडल किया जाए। सो इनोवेशन इन सेल्स, सेल्स के अंदर कुछ इनोवेशन है। ये आज की दौर की जो सेल है वो पिछले 50 साल, 100 साल और 1000 साल को अगर हम देखें तो बिल्कुल ही अलग तरीके से होती थी। तो ई कॉमर्स का दौर है आज का, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर सेल्स होती है प्रोडक्ट्स, और टेली मार्केटिंग और टेली सेलिंग भी है। ये थोड़ा पुराना ई कॉमर्स के कंपैरिजन में, जिसमें टेलीफोन के थ्रू सेलिंग की जाती है।
और उसके बाद है फिर सेल्स प्रमोशन, यानी कि प्रमोट करना गुड्स या सर्विस शॉर्ट टाइम के लिए। टेक्निक्स है सेल्स प्रमोशन की, कई सारी टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि कॉन्टेस्ट का अरेंजमेंट किया जाता है, यानी कि कंपटीशन कराए जाते हैं और जीतने वाले को इनाम भी दिया जाता है। ट्रेड शोज होते हैं, इनके एग्जीबिशन होती है, और एडवर्टाइजमेंट की जाती है डिफरेंट एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए। और पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन होता है, अगर आपने सुपरमार्केट गए हो तो वहाँ पे जहाँ प्रोडक्ट्स सेल हो रही होती हैं वहीं पे दरमियान में एक प्रोडक्ट रखी होती है प्रमोशन में, वो पॉइंट ऑफ परचेज प्रमोशन होता है। और पॉइंट ऑफ सेल प्रमोशन होता है जहाँ पे जो काउंटर्स होते हैं सुपरमार्केट वगैरह में, काउंटर्स जो होते हैं, काउंटर्स के पास चीज़ें प्रमोशन के लिए रखी होती हैं, वो कहला रहा है पॉइंट ऑफ सेल। और प्रमोशनल मटेरियल जो होता है पॉइंट ऑफ सेल में, वो हैंगिंग भी हो सकता है, लटका हुआ भी हो सकता है, प्रमोशनल मैसेजेस भी हो सकता है, विंडो डिस्प्ले और रैक्स, ये सब हो सकता है। उसके बाद में पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या है? अनपेड फॉर्म है प्रमोशन की, इसके अंदर पे नहीं किया जाता। एडवर्टाइजिंग के अंदर पे किया जाता है, इसमें पे नहीं किया जाता थ्रू मास मीडिया। और पब्लिसिटी जो है वो क्या हो सकती है कि न्यूज़ आना कंपनी के बारे में न्यूज़पेपर के अंदर, और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये ज़्यादा रिलायबल होती है क्योंकि ये अनपेड फॉर्म है, इसके अंदर पे नहीं किया जाता। और उसके बाद है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है या एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है पब्लिक तक, ताकि अफेक्ट कर सके पब्लिक का परसेप्शन। तो ये हुआ लेसन नंबर 34 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 35, इसके अंदर सबसे पहले है प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर लिया जाता है फिनिश गुड्स के अंदर, जैसे कि लोहे से गाड़ी बना दी गई। सो ये प्रोडक्शन है। और इसके अंदर होता क्या है कि रॉ मटेरियल के अंदर वैल्यू ऐड की जाती है और उसको प्रोसेस किया जाता है और एक नई यूजफुल प्रोडक्ट बना दी जाती है। सो यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट की एबिलिटी जो नीड को सेटिस्फाई कर सके, और जितनी ज़्यादा एक प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगी नीड को, उतनी ज़्यादा उसकी यूटिलिटी। और यूटिलिटी की भी फॉर्म है। टाइम यूटिलिटी, जब एक चीज़ ज़रूरत है तब मिले तो टाइम यूटिलिटी है। प्लेस यूटिलिटी, एक प्रोडक्ट बनती कहीं और है बिकती कहीं और है, तो जिस जगह पे उसकी ज़रूरत है तो उस जगह पे उसको बेचा जाए, ये प्लेस यूटिलिटी आती है। और फॉर्म यूटिलिटी, यानी कि एक चीज़ जो है जब उसकी फॉर्म चेंज की जाएगी तो उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो जाएगा। जैसे कि आटे से रोटी बना दी गई तो उसकी फॉर्म चेंज होने से उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो रहा है। उसके बाद है फिर ऑपरेशनल प्लानिंग। सो ऑपरेशनल प्लानिंग में ऑपरेशन मैनेजर जो है वो डिसाइड करता है प्रोडक्ट कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की, वो, और एप्रोप्राइट जो लोकेशन इंडस्ट्री की, यानी कि जो सही जगह है वो। सो इंडस्ट्री की जब लोकेशन डिसाइड की जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि स्किल्ड वर्कर वहाँ पे अवेलेबल है नहीं उस लोकेशन पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है नहीं। और इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, गैस अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, टेलीफोन लाइन, और इसके अलावा एक्सेस टू रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड है वहाँ तक एक्सेस है नहीं, और जो रेलवेज है वहाँ तक भी एक्सेस है नहीं। और अवेलेबिलिटी देखी जाएगी कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है उस जगह पे या नहीं है, और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, इनके जो क्लाइमेट है वो क्या है, कैसा है वहाँ का। और उसके बाद है फैसिलिटीज़ टू बी ऑर्गेनाइज फॉर प्रोडक्टिव प्रोसेस। तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में, जो कि मशीन वगैरह हैं जैसे कि, और नॉन प्रोडक्टिव फैसिलिटी जो कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं प्रोडक्शन में, और सपोर्टिव फैसिलिटी जैसे कि परचेज प्लानिंग एक्सपर्ट, परचेजिंग एक्सपर्ट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सो नाउ द लेआउट प्लान। सो ये क्या होता है? इंटरनल अरेंजमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इसके अंदर शामिल है प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, और लोगों की मूवमेंट, और वाटर स्टोरेज, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट। सो लेआउट डिज़ाइनिंग ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं कि हम कंसिडर करते हैं प्रोडक्ट को, हम कंसिडर कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए लेआउट, और प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। सो सेलुलर लेआउट जो है वो, इसमें क्या होता है कि डिफरेंट, हर सेल का डिफरेंट प्रोसेस होता है। और इसके अलावा प्रोडक्ट लेआउट होता है, प्लेसमेंट लेआउट होता है, ऑर्गेनाइजेशन इनर प्लेसमेंट जो होती है उस चीज़ों की। और इसके अलावा कुछ दूसरे लेआउट हैं जैसे कि यू शेप लेआउट है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइज और चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है यू शेप के अंदर, और स्ट्रेट लाइन लेआउट होता है। सो रीजंस फॉर डिजाइनिंग अ लेआउट। लेआउट को डिज़ाइन करने के कुछ रीजंस हैं, वो क्या है? एफिशिएंसी को बढ़ाना, कॉस्ट में कमी लाना, एक्सीडेंट से बचना, और डिले जो है, देर होना यानी कि डिले होना, उससे अवॉइड करना। तो ये रीज़न है। तो ये हुआ लेसन नंबर 35 कंप्लीट। नाउ वी हैव द लेक्चर नंबर 36। इसके अंदर सबसे पहले है टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। ये जितने भी टूल्स होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के, इनको दूसरे कामों के लिए, एक्चुअली दूसरी प्लानिंग के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर इस्तेमाल होता है इनका। और मोस्ट कॉमन टूल है गैंट चार्ट। ये जो है चार्ट होती है स्केड्यूलिंग पर्पसेस के लिए, और इसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल बार, और हर बार जो है वो डिस्क्राइब करती है हर एक्टिविटी को। सो हम ड्रॉ करते हैं प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, और हम कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से, और गैप क्या है। और ये एक तरीका है स्केड्यूलिंग करने का हमारे वर्क को, और हम जो है वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को
करेंगे और ये चार्ट कॉमनली यूज होती हैं फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए। सो दूसरा टूल है हमारे पास पर्ट चार्ट या फिर पर्ट नेटवर्क। ये जो पर्ट चार्ट है या पर्ट नेटवर्क है, ये एब्रीविएशन है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक का। और ये है क्या, ये जो एक डायग्राम होती है जो शो करती है फ्लो ऑफ एक्टिविटी, और ये कॉमनली यूज होती है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के अंदर। और इसके अंदर शामिल है क्रिटिकल पाथ, यानी कि ये जो है मैक्सिमम टाइम जो कंज्यूम्ड होता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। सो हम जो है वो डेडलाइन दे सकते हैं अपने कस्टमर को। और इवेंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर। और उसके अलावा स्लैक टाइम जो होता है ये डिले होता है किसी भी पॉसिबल रीज़न की वजह से, और डिले ही स्लैक टाइम होता है और ये पॉसिबल डिले होता है। उसके बाद चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मटेरियल को मैनेज किया जाए, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो फ्लो ऑफ मटेरियल है, यानी कि फ्लो ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल टाइम पे अवेलेबल हो, और स्टैंडर्डाइजेशन हो, हमारे जो पार्ट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और वो जो है इंप्रूव करेंगे क्वालिटी। उसके बाद एरियाज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। सो ट्रांसपोर्टेशन होना मटेरियल की, यानी मटेरियल का और ट्रांसपोर्ट होना और स्टोरेज होना। ट्रांसपोर्ट करने के बाद मटेरियल को स्टोर किया जाता है यानी कि वेयर हाउस वगैरह में। और उसके बाद फिर रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि हमारा रिकॉर्ड होना कितना मटेरियल हमारे पास है, और इन्वेंटरी कंट्रोल, और इसके अंदर क्वांटिटी कंट्रोल और कॉस्ट कंट्रोल। सो उसके बाद फिर कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। हमारे पास तीन मेथड है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज कंट्रोल। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो चीज़ सबसे आखिर में आ रही है उसको पहले निकालेंगे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो चीज़ पहले आएगी उसको पहले निकाला जाएगा, और एवरेज कॉस्ट में हम एवरेज ले लेते हैं। सो स्टेप्स फॉर परचेसिंग प्रोसेस। इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन की जाती है सप्लायर की, फिर इवैल्यूएशन की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है कि कौन सा सप्लायर फुलफिल करता है हमारी स्टैंडर्ड्स को, और उसके बाद नेगोशिएशन है जो कि एक टेक्निकल पार्ट है, और इसके अंदर हम कभी प्राइस को भी नेगोशिएट करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस है सप्लायर की, यानी कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना सप्लायर के साथ। उसके बाद फिर जस्ट इन टाइम। अब जस्ट इन टाइम क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमें मटेरियल वगैरह की या कंपोनेंट्स की ज़रूरत हो तो वो इमीडिएटली डिलीवर्ड हो जाए, यानी कि हासिल हो जाए हमें मटेरियल जब रिक्वायर्ड हो बगैर किसी डिले के। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें डिले नहीं होता, डिले से बचा जाता है, फेवरेबल कैश फ्लो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, और अनसर्टेनिटी से बचा जाता है, यानी कि अगर यकीनी सूरत हाल से। और इसकी एप्लीकेशन जो है वो मार्केटिंग में है और प्रोडक्शन में है। उसके बाद है जस्ट इन केस, जो कि एक कन्वेंशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है जो नॉर्मली हमारे यहाँ यूज़ होती है। और इसमें जो है क्या होता है कि कभी कभी हमें सप्लाई वक्त पे मिलती है, कभी नहीं भी मिलती, और कभी कभी हमें क्वालिटी रॉ मटेरियल मिलता है और कभी हमें नहीं भी मिलता। तो ये हुआ लेसन नंबर 36 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 37। सो इसके अंदर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, तमाम वो एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होती हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसकी कलेक्शन को टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। सो प्रोडक्टिविटी के अंदर हम जो है वो कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं, यानी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं लेस रिसोर्सेज से। और क्वालिटी जो होती है इसका मतलब क्या होता है, फिटनेस फॉर यूज, यानी कि एक प्रोडक्ट कितनी फिट है जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है। और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके अंदर इनपुट होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस जो है वो क्वालिटी प्रोसेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और इनपुट भी नॉर्मल होता है। और फिर उसके बाद आउटपुट होता है, आउटपुट भी क्वालिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। और फिर फाइनल क्वालिटी कंट्रोल होता है जिसके अंदर हम इंस्पेक्शन करते हैं कि कोई प्रोडक्ट बिलो दी स्टैंडर्ड तो नहीं है या फिर ख़राब तो नहीं है, उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके मुकाबले में क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटके, इसके अंदर इनपुट भी क्वालिटी का होता है, प्रोसेस भी क्वालिटी का होता है, यानी कि जो प्रोसेस के अंदर मशीनें और लोग हैं वो भी क्वालिटी के, और आउटपुट भी क्वालिटी का होता है, तो कोई भी इसके बाद इंस्पेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हैं डॉक्टर एडवर्ड डेमिंग के 14 पॉइंट्स के। सो इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी की फिलॉसफी अडॉप्ट करना चाहिए, क्वांटिटी की नहीं। और एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कंटिन्यूस सिस्टम के होनी चाहिए, ऐसा कंटिन्यूस सिस्टम, यानी कि कंटिन्यूसली ट्रेनिंग हो, ऐसा ना हो कि एक बार दी गई और बस उसके बाद नहीं दी गई। और ट्रेनिंग जो है वो की है चाबी एक तरह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव करने की, और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। इसके अलावा वर्कर्स को क्रिएटिव आइडियाज़ लाना चाहिए, क्रिएटिविटी हो जिन आइडियाज़ के अंदर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि एश्योर करें वर्कर को कि वो उनके जो नए आइडिया से इनकरेज किया जाए, वर्कर का जो नया आइडिया है उसको इनकरेज किया जाए, और बैरियर्स जो है डिपार्टमेंट्स के दरमियान उनको मिटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, जो स्टैटिस्टिक्स वाले मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके लिए सिलेक्शन स्टेज है पहला। सो एचआर जो है वो मेक श्योर करे कि क्वालिटी वाले लोगों को ही सिलेक्ट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सिलेक्शन बहुत अहम है।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अचीव करने के लिए लोगों ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो क्वालिटी वाले हों, ना कि ये कि किसी सिफारिश के ऊपर, अदरवाइज तो क्वालिटी अचीव ही नहीं हो सकती। और क्वालिटी पीपल कौन है आखिर, कैसे पता चलेगा? वो जिनका फोकस क्वालिटी पर हो, क्वांटिटी के बजाय जिनका फोकस क्वालिटी के ऊपर हो। सो एचआर मैनेजर को देखना चाहिए कि उस पार्टिकुलर शख्स को जिसको सिलेक्ट किया जा रहा है उसके अंदर रिक्वायर्ड एटीट्यूड, जो उसकी एटीट्यूड की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, वो उसके अंदर है नहीं। और एटीट्यूड के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं कि वो फ्लेक्सिबल है या नहीं, अडाप्टेबल है या नहीं, क्वालिटी कॉन्शियस है या नहीं, और ऐसा शख्स है जो टीम के अंदर काम कर सकता है या नहीं। उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टेज, जब सिलेक्शन होगी तो फिर ट्रेनिंग। एचआर मैनेजर को ट्रेन करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को। कुछ फील्ड्स हैं उनके अंदर, जैसे कि क्वालिटी अवेयरनेस के बारे में, क्वालिटी अचीवमेंट और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। सो एचआर मैनेजर को कुछ और चीज़ों के अंदर ट्रेन करना चाहिए, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके अंदर टीम लीडिंग आई थी, टीम को लीड करना, माइंड एडजस्टमेंट, चेंजिंग पैराडाइम और अवॉइड बॉक्स थिंकिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ डेवलपमेंट। सो उसके बाद फिर कंपोजिशन में क्या होना चाहिए कि एचआर मैनेजर को डेवलप करना चाहिए सोशल सिस्टम कंपोजिशन के लिए। और इसके अंदर क्या शामिल है? कंपोजिशन जो है वो होल ग्रुप, पूरे के पूरे ग्रुप को देना चाहिए, किसी एक शख्स को नहीं, पूरे के पूरे ग्रुप को। उसके बाद फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, कलेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, यानी कि किसी इंडिविजुअल की नहीं। और परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या होती है कि रेगुलर रिव्यू होता है कि एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस की और ओवरऑल जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी का। और उसके बाद फिर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टेक्निक। सो स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है वो इस्तेमाल करना प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, प्रॉब्लम एनालिसिस में, कंट्रोल में। और ग्राफ का इस्तेमाल किया जाए डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, जिसके अंदर बार चार्ट्स हैं जिसके अंदर बार बनाए जाते हैं, पाई चार्ट है जिसके अंदर पाई डायग्राम बनाई जाती है, एक गोल डायग्राम होती है, और एक होती है फिश बॉन डायग्राम, वो उससे भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि फिश बॉन की तरह होती है। तो ये हुआ लेसन नंबर 37 कंप्लीट। नाउ द लेक्चर नंबर 38। इसके अंदर सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्या मतलब है? तमाम वो कॉस्ट जो हम पे करते हैं अगर हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो। उसके बाद आता है फिर टाइप ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट की भी टाइप्स होती हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है, जैसे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि फेलियर आता है जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो जाती है तो। और वो कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं? इसके अंदर कुछ कॉस्ट शामिल है, जैसे कि कॉस्ट इनकर्ड आई सेल्स रिटर्न में, जब सेल्स रिटर्न आ गया, प्रोडक्ट हमें रिटर्न हो गई, सो उसकी एक कॉस्ट है। और अगर हमें रिपेयर करना पड़ा फॉल्टी गुड्स को, जो हमने बेचा सामान उसमें फॉल्ट आ रहा है, उसको रिपेयर करने की कॉस्ट। कस्टमर्स को सर्विस हमने प्रोवाइड करना पड़ी फॉल्टी प्रोडक्ट होने की वजह से, तो उसकी कॉस्ट, जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कस्टमर को एंटरटेन किया जा रहा है। और उसके अलावा रिपेयर चार्जेस आ सकते हैं जो सामान वापस आया है उसके। और इन्वेस्टिगेशन की जाए, डिफेक्ट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं। और इसके अलावा प्रोडक्ट को रिकॉल भी करना पड़ सकता है, मार्केट से वापस भी बुलाना पड़ सकता है अगर बहुत ज़्यादा उसमें कोई फॉल्ट आ रहे हैं। और उसके अलावा कभी कभी लाइबिलिटी सूट भी हो सकती है, यानी कि कोर्ट केसेस भी हो जाते हैं। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है। इसके अलावा इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है, इनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही प्रोडक्ट में मार्केट जो है वहाँ पे पहुँची नहीं, मार्केट तक पहुँची नहीं प्रोडक्ट। सो उसके अंदर पहुँचने से पहले ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमें कुछ कॉस्ट पे करना पड़ सकती है अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट आता है। सो वो क्या हो सकती है? स्क्रैप कॉस्ट, जो प्रोडक्ट हमने बनाई वो अगर सही नहीं बनी तो वो एक तरह से स्क्रैप है, तो वो कॉस्ट ऑफ स्क्रैप हो गई। और रीवर्क करना पड़ सकता है हमें, हम देखेंगे उसमें कोई चीज़ उसके अंदर कमी है प्रोडक्ट में, जो उसको दोबारा रीवर्क करना पड़ेगा। और इंस्पेक्शन करना रीवर्क की, ये भी एक कॉस्ट है। और डाउनग्रेडिंग की भी कॉस्ट है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आ जाता है तो प्रोडक्ट जो वो डाउनग्रेड हो जाती है, वो उतनी प्राइस पे नहीं बिकेगी जितनी एक स्टैंडर्ड वाली प्रोडक्ट बिकती है। और उसके अलावा फिर फेलियर एनालिसिस किया जाता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। और अब है अप्रेजल कॉस्ट, यानी कि इवेल्यूएशन की कॉस्ट। सो अप्रेजल कॉस्ट में शामिल क्या होता है? इंस्पेक्शन, हमें इंस्पेक्शन करते हैं और लेबॉर्ट्री टेस्टिंग होती है, लेबॉर्ट्री में टेस्ट होता है। और जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है। और जो कैलिब्रेशन होती है टेस्टिंग इक्विपमेंट की, उनकी भी कॉस्ट होती है, यानी कि जो वेरिफिकेशन वगैरह की जाती है इक्विपमेंट की, करवाई जाती है। प्रिवेंशन कॉस्ट में क्या होता है कि ये वो कॉस्ट होती है जो कि डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए जो भी कॉस्ट आती है उसको कहा जाता है। और इसके अंदर क्या शामिल है? कॉस्ट फॉर मेकिंग अ नेटवर्क ऑफ प्रिवेंशन, एक नेटवर्क बनाया जाता है प्रिवेंशन का। और मैनेजेरियल वर्क होता है क्वालिटी के लिए, जिसके अंदर क्वालिटी प्लानिंग और ट्रेनिंग होती है। और प्रिवेंशन कॉस्ट में शामिल है कॉस्ट फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के ऊपर कुछ स्पेंड किया है पैसा, वो भी। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए भी स्पेंडिंग की जाती है। मशीन मेंटेनेंस जो होती है मशीनरी की, इक्विपमेंट की, उसके लिए भी स्पेंडिंग की जाती है। और एक्सपर्ट्स को हायर करने के लिए भी। उसके बाद फिर ISO 9000 2000 सर्टिफिकेट, ये क्या है?
आईएसओ से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स आपने देखी होंगी, अक्सर प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है आईएसओ सर्टिफाइड। सो ये एक स्टैंडर्डाइज सेट सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को। और आईएसओ का जो सर्टिफिकेट होता है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसका जो सर्टिफिकेट होता है ये इस बात को शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कोई सिस्टम को फॉलो कर रही है और उस सिस्टम की वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलनी है आपको, यानी अब वो सिस्टम जो है वहाँ से सर्टिफाइड है ऑर्गेनाइजेशन, सो उस सिस्टम को फॉलो कर रही है, एक ऐसा सिस्टम जिसकी वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट मिलनी है। सो ये है आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब। सो आईएसओ 14000 है और ये जो सिस्टम है ये एनवायरनमेंट के लिए है कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है बेटर एनवायरनमेंट के लिए, और ये सिस्टम सर्टिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए कर रही है, नहीं कि नुकसान पहुँचा रही है। उसके बाद है फिर वैल्यू चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि वर्क करती हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और वो वर्क करती हैं एक चेन में। तो ये हुआ लेसन नंबर 38। सो नाउ वी हैव द लेक्चर नंबर 39। इसके अंदर है बेंचमार्किंग। सो बेंचमार्किंग का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हम कंपैरिजन करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का, प्रोसेसेस का, इंस्ट्रूमेंट्स का और कल्चर का, ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद है जीरो डिफेक्ट लेवल। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी स्टेज, ऐसा लेवल जहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं होता प्रोडक्ट में, प्रोसेस में और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद है कंसिडरेशन इन बेंचमार्किंग। सो हम एंटर होते हैं बेंचमार्किंग के अंदर और हम देखते हैं कि कौन से प्रोसेस बेंचमार्क होने चाहिए। सो हम कंपेयर करते हैं अपने सेल फॉरकास्टिंग के मेथड को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्राइसिंग को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने का जो मेथड है उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और टेक्नोलॉजी को कि टेक्नोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेड यूज़ हो रही है या इंडिजीनियस यानी कि लोकल। और की वेरिएबल यानी कि की फैक्टर्स जो है बेंचमार्क, कौन से की फैक्टर है जिनको हम बेंचमार्क कर सकते हैं। सो अगर हम प्रोडक्ट की को देखें तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को, अगर प्रोडक्ट को बेंचमार्क किया जा रहा है तो प्रोडक्ट का शेप, उसका कलर, साइज, वेट, एंगल और परफॉर्मेंस ये सब देखते हैं। और अगर बात करें हम सेल्स एंड मार्केटिंग की, सेलिंग एंड मार्केटिंग की, तो फिर उसके अंदर कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर भी वैरायटी ऑफ हेड होती है कॉस्टिंग की, और प्रोडक्टिविटी जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं इनपुट से आउटपुट, और मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी कि हम देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करते हैं और कौन से हमारे कॉम्पिटिटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और प्रोडक्ट की डिफ्रेंसिएशन कैसे हमारी प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट डिफरेंट है दूसरों से। और परचेसिंग यानी कि कौन सा जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है परचेज का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में। और ये परचेजिंग प्रोसेस की अगर हम एग्जांपल लें कुछ इसी तरह जैसे कि एडमिशन का प्रोसेस डिफरेंट इंस्टीट्यूट में डिफरेंट होता है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। सो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा बेस्ट मैन्युफैक्चरर या मार्केटर है, और इसके अलावा मेजर करना अपनी परफॉर्मेंस को और गैप को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद फिर एक्शन लेना उस गैप को ब्रिज करने के लिए। सो ऑर्गेनाइजेशन को जाना चाहिए बेंचमार्किंग के लिए जब ज़्यादा कंपटीशन हो मार्केट के अंदर, और बेंचमार्किंग दो इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी हो सकती है, और या इंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान भी हो सकती है। और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको बेंचमार्क करना चाहिए अपने प्रोसेस या प्रोडक्ट्स को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो सबसे बेहतर हो अपनी क्लास के अंदर उसके साथ। और बेंचमार्किंग का इस्तेमाल किया जा सकता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी। तो ये हुआ लेसन नंबर। सो लेक्चर नंबर 40। इसके अंदर है सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रांसमिशन होना इन्फॉर्मेशन की का एक तरह से ट्रांसफर होना है, वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एंड वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। और कम्युनिकेशन जो है वो ब्लड है ऑर्गेनाइजेशन का। जिस तरह से ब्लड के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ऑर्गेनाइजेशन भी डेड हो जाती है कम्युनिकेशन के बगैर। सो कम्युनिकेशन का फ्लो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाती है। सो कम्युनिकेशन के फ्लो को समझने के लिए हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट को समझना जरूरी है। सो टॉप मैनेजमेंट होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स होते हैं, और लोअर मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर ऑफिसर्स और एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। सो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि कम्युनिकेशन फ्लो करती है टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि ऊपर लेवल के मैनेजर से लोअर लेवल मैनेजर तक आती है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन में लोअर लेवल मैनेजर से टॉप मैनेजर की तरफ जाती है कम्युनिकेशन। सो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, अगर इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को हम देखें तो इंटरनल वो होगी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, और एक्सटर्नल वो होगी जो ऑर्गेनाइजेशन से जो बाहर जो दूसरी आउटसाइड बॉडीज हैं वहाँ तक उनसे कम्युनिकेशन की जाएगी, जैसे कि बैंक वगैरह है। उसके बाद है फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दो पार्टीज होती हैं कम्युनिकेशन में, सेंडर और रिसीवर। सेंडर वो होता है जो
कम्युनिकेट्स करता है, और रिसीवर वो होता है जो रिसीव करता है मैसेज। सो एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि मैसेज को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि आइडिया को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेंडर एनकोडर कहलाता है क्योंकि सेंडर ही एनकोड करता है। और डिकोडिंग है, डिकोडिंग का मतलब ये कि मैसेज को मीनिंग देना, और रिसीवर ही डिकोडर होता है, वही डिकोडिंग करता है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होगी जब क्लाइमेट जो है एनकोडर का और डिकोडर का सिमिलर होगा। जिस तरीके से सेंडर ने भेजा है, जिस सोच के साथ मैसेज को, उसी सोच के साथ उसको रिसीव किया जाएगा, तो ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। अदरवाइज तो उसका गलत मतलब ले लिया जाएगा कम्युनिकेशन का। और जार्गन्स होते हैं, एक वर्ड्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए होते हैं, और ये जो जार्गन्स होते हैं इनका इस्तेमाल से अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये कॉमन वर्ड्स नहीं होते। अगर इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे जो अनकॉमन है और स्पेशली रिसीवर को समझ में नहीं आते, तो कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी। सो वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि रिटन या ऑरल होती है। वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो कम्युनिकेशन मैं आपके साथ कर रहा हूँ ये वर्बल कम्युनिकेशन है जिसके अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है विदाउट यूजिंग वर्ड्स। और इसके अंदर जो यूज़ किया जाता, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपीयरेंस, कलर्स, साउंड्स, स्मेल, टच, साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हुआ लेसन नंबर 40 कंप्लीट।